कर्मगति टारे ना टरे, यानी होनी तो होकर ही रहेगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। काफी प्रकांड विद्वान थे। निरंतर वेदों का अध्ययन करना, नक्षत्रों की गणना करके सार निकालना, पत्रा पांचांग आदि का काफी अधिक ज्ञान था उनको। समय निकालकर पठन पाठन का ज्ञान दूसरों में भी बांटना। अध्ययन में इतने तल्लीन रहते कि खाने खाने का भी समय न निकाल पाते। उनकी धर्मपत्नी उनकी थाली भरी देखती तो गुस्से से छल्ला जाती कि आज भी रात को आपने खाना नहीं खाया। अरे अध्ययन से कुछ समय तो निकाल लेते, जब देखो तब किताबों में ही मगन रहते हो। अजीब पागलपन है ये। परंतु पंडित जी मुस्कुराकर कहते कि अध्ययन में इतना आनंद आता है, इतनी जानकारी, इतना ज्ञान मिलता है कि समय का आभास ही नहीं होता कि कब प्रातः हो जाती है। परंतु तुम क्रोधित ना हो, मैं स्नान करके आता हूं, तुम रसोई तैयार करो, कहकर निकल जाते। पत्नी को उनका इतना अध्ययन करना पागलपन दिखाई देने लगा। करती भी तो क्या। पत्नी के क्रोध का यानी उनके गुस्से का पंडित जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक समय की बात है, पंडित जी महोदय शास्त्रार्थ करके सही सांझ घर वापस आ रहे थे। कहीं रात्रि ज्यादा ना हो जाए और धर्म पत्नी कम से कम आज हमारे ऊपर क्रोध करने से तो बचेंगी। सोच ही रहे थे कि उनको ठोकर लग गई। ऐसा लगा जैसे किसी छोटी मटकी आदि से उनका पैर टकरा गया था। वह वस्तु आगे की ओर बढ़ी और लुढ़क कर रुक गई। पंडित जी को शंका हुई, यह क्या था। उन्होंने देखा कि एक नरमुंड कंकाल है जिससे वो टकराए थे। उन्होंने नरमुंड कंकाल को उठाया और उचित स्थान पर रखने की सोचने लगे ताकि यहां वहां ठोकरों में न पड़ता फिरे या किसी अन्य व्यक्ति को चोटिल ना कर दे और कंकाल का मान भी बना रहे। इतने में उनकी नजर कंकाल के कपाल पर गई जिसमें कुछ लिखा हुआ था। पंडित जी हैरान हो गए। उन्होंने कपाल को साफ करके उसे पढ़ने की कोशिश की तो और भी ज्यादा हैरान हो गए। कपाल पर लिखा हुआ था कि अभी दुर्गति और बाकी है। सोचा काफी पुराना नरमुंड कंकाल है, सारी दुर्गति तो इसकी हो ही गई, इधर उधर ठोकरें खाता फिरता है, परंतु अब भी क्या दुर्गति बाकी है। उन्होंने खोपड़ी उठाई और झोली में रखकर अपने घर ले आए। स्नान ध्यान करके रोज की तरह अपनी झोली उठाई और अपने अध्ययन कक्ष में चले गए और खोपड़ी उठाकर दिए कि सारे कुछ गौर से पढ़ने लगे। इतनी ही देर में उनकी धर्मपत्नी खाना लेकर उनके पास पहुंची ही थी कि नरमुंड को देखकर आग बबूला हो गई। बोले, किताबों तक तो चलो ठीक था, पर नरमुंड का क्या। वो भी मसान की वस्तु तुम घर पर ही उठा लाए। अब तो हद हो गई। मेरा शक सही था, यह आदमी जरूर पागल हो गया है। पंडित जी ने खाना खाया और विचारने लगे कि मरे मराए व्यक्ति का क्या दुर्गति अब बाकी बची होगी। खैर दूसरे दिन स्नान ध्यान करके ब्राह्मण देव रोज की तरह नित्य कार्य में लग गए। उधर उनकी धर्मपत्नी ने खोपड़ी को उठाया और ओखली में रखकर मूसल मार मार कर खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया कि खोपड़ी कोई घर में रखने की वस्तु है, यह तो घोर अपशगुन है। इसका सत्यानाश ही करे देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कम से कम आइंदा ऐसी चीज घर पर लेकर तो नहीं आएंगे पंडित जी महोदय। रात्रि को जब पंडित जी घर आए और उन्होंने अपने अध्ययन कक्ष में जैसे ही पहुंचे तो देखा कि खोपड़ी चकनाचूर पड़ी है, खंड खंड पड़ी है, हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। यह देख पंडित जी महोदय जोर जोर से हंसने लगे। हंसी ऐसी कि रोके ना रोके। पंडितानी ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, अतः वह देखकर डर गई कि कहीं किसी भूत ने तो पंडित जी को नहीं पकड़ लिया। तब पंडित जी बोले, भाग्यवान, इस खोपड़ी के कपाल में लिखा हुआ था कि इसकी दुर्गति अभी और बाकी है। मैंने सोचा मर तो गया ही था, अब इसकी क्या दुर्गति बाकी शेष बची होगी। अगर सत्य है तो साक्ष्य मेरे को मिल ही जाएगा, पता पड़ ही जाएगा। इसीलिए इस खोपड़ी को मैं उठाकर अपने घर ले आया था। तुमने इसे खंड खंड कर ही दिया, यही इसकी दुर्गति होनी बाकी थी, सो तुमने इसकी पूर्ण कर ही दी। आज विश्वास और दृढ़ हो गया प्रभु पर कि कर्मों की गति टारे नहीं टरती। जो लिखा है वह पूर्ण होकर ही रहेगा, कोई कितनी भी चतुराई दिखा ले। अर्थात कर्मगति टारे ना टरे।